गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोग कल लिख नहीं पाए थे नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, तो जो मैंने कल पढ़ाया था उसको भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और बाकी आज जो पढ़ाना है वो तो पढ़ाया ही जाएगा। जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लिख लेंगे, जो लोग लिख लिए होंगे तो आगे का जो इसमें पॉइंट्स है, जो टॉपिक है आगे का, वो आप लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट का ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग वर्ग 15 के तत्वों पर पढ़ेंगे। वर्ग 15 के तत्वों के बारे में मैंने शुरू में आपको कुछ बता दिया है। जैसे कि वर्ग 15 में 5 तत्व रखे गए हैं। इनमें सबसे ऊपर जो है नाइट्रोजन है, उसके नीचे फास्फोरस है, उसके नीचे आर्सेनिक है, उसके नीचे एंटीमनी है, उसके नीचे बिस्मथ है। ये 5 तत्व जो है वर्ग 15 में आते हैं। तो ये 5 तत्व जो है वर्ग 15 में रखे गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये सभी तत्व याद होने चाहिए कि कौन कौन से तत्व वर्ग 15 में हैं। ये नहीं कि तत्वों का पता ही नहीं है और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से तत्व जो है वर्ग 15 में रखे गए हैं। ठीक है, अब इनके जो सामान्य गुणधर्म हैं ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों के जो जनरल प्रॉपर्टीज है, जो सामान्य गुणधर्म हैं, वो हमें पढ़ना है। इस पूरे यूनिट में वर्ग 15, 16, 17 और 18 यानी 15 से लेकर 18 तक जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनके गुणों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। ठीक है, वर्ग 15 में जितने भी तत्व हैं सबका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लास्ट में NH2NP3 आएगा, यानी ये दोनों N इक्वल होंगे और NH2NP3 आएगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि नाइट्रोजन का परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p, 2 4 हो गया ना, 2p3, 7 हो गया। ठीक है, तो अब बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखिए, 2s2 2p3, तो यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद फास्फोरस का लिखिएगा तो लास्ट में 3s2 3p3 आएगा। इसी तरह आर्सेनिक का 4s2 4p3 आएगा, एंटीमनी का 5s2 5p3 आएगा और बिस्मथ का 6s2 6p3 आएगा। तो इस तरह से जो भी वर्ग 15 के तत्व हैं उनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो याद रखिएगा NH2NP3। मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि वर्ग 13 में जो तत्व हैं उनका होता है NH2NP1, वर्ग 14 के लिए NH2NP2, वर्ग 15 के लिए NH2NP3, वर्ग 16 के लिए NH2NP4। इसी तरह वर्ग 17 का NH2NP5 होता है और वर्ग 18 का NH2NP6 होता है। तो जो भी वर्ग 15 के या पी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी वर्ग हैं, 13 हो गया या 14, 15, 16 या वर्ग 17 हो गया या 18 हो गया, इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा NS2NP1 to 6 होता है, यानी NS2NP1 NS2NP2 इस तरह से NS2NP6 तक ये वर्ग पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसके अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग वर्ग 15 पढ़ रहे हैं, तो वर्ग 15 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस टाइप का होगा? NH2NP3 टाइप का। याद हो गया होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में ये बता दिया गया है, आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप का होता है। जैसे एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का 2s2 2p3 होगा, फास्फोरस का 3s2 3p3 होगा। तो अब देख रहे हैं कि इसमें सेलों की संख्या बढ़ रही है। इसमें सेल 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए। अब देखिए, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। देखो, कोई भी परमाणु का साइज जो है लगभग क्या होता है? गोलीय होता है। ये इसका मान लीजिए कि बाह्यतम सेल है, सबसे बाहरी सेल है। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है।
तो नाभिक और बाह्यतम सेल के बीच की ये जो दूरी होती है, इसी दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा है कि नाभिक से सबसे बाहरी सेल के बीच की औसत दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो परमाणु त्रिज्या आप समझ गए, ये परमाणु के साइज को बताता है कि परमाणु कितना बड़ा है या छोटा है, ये परमाणु त्रिज्या वही बताता है। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या हो गया। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आयन में कन्वर्ट होने के बाद नाभिक और सेल, सबसे बाहरी सेल के बीच की दूरी आयनी त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि जब भी किसी वर्ग में, कोई भी वर्ग में, यहाँ पर तो हम स्पेशली वर्ग 15 की ही बात करेंगे, लेकिन कोई भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल की संख्या बढ़ती है। अगर सबसे ऊपर में 2 सेल है तो उसके नीचे वाले में 3 सेल होगा, फिर 4 सेल होगा, फिर 5 सेल होगा। तो सोचिए कि यहाँ 2 सेल वाला कोई परमाणु है और यहाँ 3 सेल वाला कोई परमाणु है, तो निश्चित रूप से 3 सेल वाले परमाणु का साइज 2 सेल वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही बात है कि जब भी कोई वर्ग में आप ऊपर से नीचे आएंगे, चाहे वर्ग 15 में ही ऊपर से नीचे आएंगे, तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ऐसे ही आयन की भी त्रिज्या, अगर ये आयनिक अवस्था में चला जाए तो आयन की भी त्रिज्या बढ़ती है। अब देखिए, वर्ग 15 में सबसे ऊपर तो नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। तो त्रिज्या बढ़ रही है, मतलब नाइट्रोजन सबसे छोटा, उससे बड़ा फास्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक, उससे बड़ा एंटीमनी, सबसे बड़ा कौन होगा, बिस्मथ। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ग 15 में सबसे कम आयनिक त्रिज्या किसकी है, सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी है, या सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको कम से कम ये याद रखना है कि नाइट्रोजन की त्रिज्या सबसे छोटी होती है और बिस्मथ की सबसे बड़ी। यह साइज, आकार जो है नाइट्रोजन का सबसे छोटा और बिस्मथ का सबसे बड़ा होता है। आयनिक त्रिज्या में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात कर ले, भौतिक गुण। तो देखिए, वर्ग 15 में जो 5 तत्व हैं, इनमें केवल नाइट्रोजन, ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों में केवल नाइट्रोजन ऐसा है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। केवल नाइट्रोजन गैस है, बाकी ये चारों एलिमेंट, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी के सभी ठोस हैं। ये सभी तत्व क्या हैं, ठोस हैं। तो ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन में ही केवल डिफरेंस है, ये गैस है, कम क्रियाशील गैस है नाइट्रोजन, ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो भी तत्व हैं ये सभी के सभी जो है ठोस है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब एक और गुण यहाँ पर देखना है, धात्विक अधात्विक गुण देख लेना है कि कौन धातु है कौन अधातु है, ये समझना है। तो देखिए, वर्ग 15 के 5 तत्वों में, वर्ग 15 के जो 5 तत्व हैं, इनमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों अधातु हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है उपधातु हैं। देखिए, उपधातु उसे कहते हैं जिसका गुण धातु और अधातु के बीच में होता है, और एकमात्र धातु जो है वो कौन है, बिस्मथ है। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि वर्ग 15 में एकमात्र धातु जो है कौन सा है। ठीक है, तो वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातु है। यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धातुई गुण बढ़ता है। ऊपर अधातु था, बीच में उपधातु मिला, फिर धातु मिल रहा है। तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बढ़ता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस जो है, वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है और बिस्मथ जो है धातु है। अब आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, समझिए। कोई भी परमाणु है, जैसे आप मान लीजिए कि नाइट्रोजन परमाणु ही है, तो नाइट्रोजन परमाणु के सबसे पहले सेल में, जो सबसे पहला सेल होता है नाइट्रोजन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके एक परमाणु संख्या है। तो अब इस सबसे बाह्य सेल से 1 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना अगर पड़े, तो इसको उत्सर्जित कराने के लिए, चूँकि नाभिक इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इसको उत्सर्जित कराने के लिए कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसी ऊर्जा को कहा जाता है आयनन विभव। ये ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी जितना साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा
तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, और दूरी कम होने से आकर्षण बल जो है ये ज़्यादा होगा, बल ज़्यादा होगा यानी मजबूत होगा। तो इसको तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये बल को तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताया गया है कि वर्ग आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा के बारे में बताया गया है। आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। तो वर्ग 15 में अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि देखो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि आकार बढ़ाइएगा तो आयनन एंथैल्पी घटेगा, और आकार छोटा रखिएगा तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगा। तो अब बताइए सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होना चाहिए? तो जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा नाइट्रोजन है, तो इसकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। इससे कम फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ, सबसे कम बिस्मथ का होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। वर्ग 15 में अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो आयनन एंथैल्पी का मान जो है वो कम होता है। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ता है और आयनन एंथैल्पी जो है हमेशा साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको आप बस याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन की है और सबसे कम बिस्मथ की है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, आगे और भी बहुत भौतिक गुणधर्म है, और भी गुणधर्म है, भौतिक रासायनिक सब इसी में पढ़ा रहे हैं। देखिए अब है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है? तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, अगर सहसंयोजी बंधन बनता है, मान लो कि H और Cl के बीच में सहसंयोजी बंधन बना, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनको क्लोरीन अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। इसलिए क्लोरीन की जो निगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, क्लोरीन की ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बॉन्ड बनता है, तो उसमें परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों? इसलिए क्योंकि नीचे आइएगा तो साइज बढ़ेगा, साइज जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण उतना कम होगा। ठीक है, तो वर्ग 15 में सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता जो है वो नाइट्रोजन की है। वर्ग 15 में सबसे अधिक ऋणात्मकता जो है नाइट्रोजन की है, और बाकी जैसे जैसे नीचे आइएगा ऋणात्मकता घटती है। अब देखिए कोई भी वर्ग आप पढ़ेंगे, वर्ग 15 या 16, 17, 18, तो कोई भी वर्ग में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वह कुछ अलग गुण दिखाता है। आपको 10वीं क्लास में तो एवरेज ये पढ़ाया गया है कि एक वर्ग के तत्वों के गुण समान होते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ठीक है, एक वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन एवरेज, औसतन। ठीक है, कई सारे ऐसे गुणधर्म होते हैं जो डिफरेंट भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, असामान्य समझ ही रहे हैं, यानी कि नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल इसका बिहेवियर होता है। नाइट्रोजन कुछ ऐसे गुण दिखाता है जो वर्ग के अन्य तत्व नहीं दिखाते। जैसे नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? तो देखिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन तो चाहिए ही, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड या तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के यौगिक में बनता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के यौगिक बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के यौगिक के बीच बनता है। यानी कि अगर हम यहाँ NH3 लिख दें तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसके अणुओं के बीच। ठीक है, H2O लिख दें, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। H2F लिख दें या HF लिख दें, HF, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनता है। क्यों बनता है इसका रीज़न अभी आप आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि अगर कहीं आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन वर्ग के जो अन्य तत्व हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं बना पाते, जबकि नाइट्रोजन बना लेता है। तो ये
ये कुछ जो है अलग बिहेवियर हो गया, एक एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। इसी तरह से वर्ग में जो अन्य तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन को छोड़ करके जैसे फास्फोरस है या आर्सेनिक है या एंटीमनी है या बिस्मथ है, तो ये अन्य तत्व जो हैं ये हैलोजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, ये हैलोजन से अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड बनाते हैं और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। X5, X से हम लोग हैलोजन को दिखाते हैं, हैलोजन का संकेत है X, ठीक है। तो वर्ग के अन्य तत्व जो हैं वो ट्राई हैलाइड पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं। इन नाइट्रोजनवा केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, ये पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता, ठीक है। तो इसका ये भी एक असामान्य व्यवहार है कि बाकी सभी तत्व जहाँ ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं, वहाँ नाइट्रोजन केवल क्या बनाता है, नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार हो गया। वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन अन्य तत्वों से कुछ अलग गुण दिखाता है, इसी को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि वर्ग के अन्य तत्व जो है ट्राई हैलाइड के साथ साथ पेंटा हैलाइड भी बना लेते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड केवल बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं, जबकि बाकी सब पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि अन्य तत्व हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, यही नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार है। अब नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है, इसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि वर्ग 15 में जितने भी तत्व हैं, नाइट्रोजन जो है सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसकी ऋणात्मकता जो है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे अधिक है, ठीक है, इसकी निगेटिविटी बाकी अन्य तत्वों से अधिक है, सबसे अधिक है। दूसरा जो है इसकी जो आयनन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी सबसे अधिक है। और चौथा एक और कारण ये है कि इसमें जो है डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 1s2, 2s2 और 2p3 पर ख़त्म। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि 1 नंबर सेल का एगो सब सेल होता है तो उसको 1s लिखते हैं, 2 नंबर का 2 गो होता है 2s 2p ख़त्म, 3 नंबर का 3 गो होता है 3s 3p 3d, तो 3 तो इसमें आया ही नहीं, 3 आया ही नहीं, 2 पर ही सभी इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन होता है इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसी कारण से यह जो है ट्राई हैलाइड केवल बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं। तो खैर यहाँ पर ये टॉपिक अपना ये था कि नाइट्रोजन का जो असामान्य व्यवहार है उसके क्या कारण है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछेगा कि नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्वों से अलग गुण दिखाता है क्यों। तो 4 कारण हैं, एक तो नाइट्रोजन का छोटा आकार, दूसरा उच्च आयनन विभव या एंथैल्पी, तीसरा उच्च विद्युत ऋणात्मकता और चौथा है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी आप देख लीजिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था कहने का मतलब कि वर्ग 15 के जब वर्ग 15 के तत्व अन्य तत्वों से मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसमें उन तत्वों के ऊपर कितना आवेश होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसे अगर हम NH3 पर विचार करें, NH3 पर अगर हम विचार करें तो हाइड्रोजन की ऋणात्मकता क्या होती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आप पढ़े होंगे +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1, तो 3 गो हाइड्रोजन है तो ये इसका +3 हो गया, तो नाइट्रोजन का क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो यही -3 इसका ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ये हो गया कि वर्ग 15 के तत्व जिन तत्वों के साथ मिल करके यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक में वर्ग 15 के तत्वों के ऊपर कितना आवेश है, उसी आवेश को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये चेंज भी करता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनकी ज़्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, -3 होती है या +3 होती है या +5 होती है, ठीक है, -3 या +3 या +5, ठीक है। ये ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादातर यौगिकों में ये होती है, लेकिन इससे अलग भी +4 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। ऑक्सीकरण अवस्था चेंज भी करता है, लेकिन जनरली जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वर्ग 15 के तत्वों की यौगिकों में वो सामान्यतः क्या होती है, -3, +3, +5,
एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1, 3 क्लोरीन है तो -3, तो फास्फोरस का क्या होगा +3। अगर यही प्लस PCl5 रहे तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। हाइड्रोजन से रिएक्शन देखो, वर्ग 15 के सभी तत्वों को हम ई द्वारा सूचित करेंगे। ई का मतलब कि वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 के तत्व जिसको हमने ई मान लिया है, ये हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 टाइप का यौगिक बनाते हैं या हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो बनाएगा NH3, अमोनिया गैस बनाएगा। इसी तरह से फास्फोरस संयोग करके PH3 बनाएगा, फॉस्फिन गैस है ये, फॉस्फिन गैस। ऐसे ही AS यानी आर्सेनिक जब संयोग करता है तो ASH3 बनाता है। ऐसे ही एंटीमनी SbH3 बनाता है और बिस्मथ BiH3 बनाता है। तो वर्ग 15 के जो भी तत्व हैं जिनको ई मान लिया जाए अगर, तो ये हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 टाइप का यौगिक बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अब इन हाइड्राइडों की अम्लीयता और क्षारकीयता याद रखिएगा कि नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक इनकी क्षारकीयता घटती है। ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्षारकीयता घटती है, यानी कि नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इसकी क्षारकीयता सबसे ज़्यादा होती है और बिस्मथ के हाइड्राइड की क्षारकीयता सबसे कम होती है। इसको अगर आप पानी में डालिएगा तो ये हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी कि ये अम्लीय है। ठीक है, इसको पानी में डालिएगा तो ये हाइड्रोक्साइड मुक्त करता है, यानी कि ये क्षारीय है। ठीक है, तो याद रखिएगा NH3 क्या है, क्षारकीय है। एग्जाम में इन चारों में से, ये जो 4 हाइड्राइड मैंने लिखे हैं, इन 4 हाइड्राइडों में से 5 हाइड्राइड लिखे हैं, इनमें से 4 दे देगा और पूछेगा सबसे अधिक क्षारकीय कौन है या भास्मिक कौन है। क्षारक को हम भस्म भी कहते हैं। तो सबसे अधिक भास्मिक जो है NH3 है और सबसे कम जो है BiH3 है। ये क्रम आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक क्षारकीयता घटती है। ठीक है, ऐसा ही टॉपिक है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। देखिए, ऑक्सीजन से संयोग करके वर्ग 15 के तत्व E2O3 और E2O5 यानी कि ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। ये O3 है ट्राई ऑक्साइड और ये पेंटा ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से संयोग करके ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं वर्ग 15 के तत्व। ठीक है, ट्राई ऑक्साइड भी बना लेगा, पेंटा ऑक्साइड भी बना लेगा। जैसे फास्फोरस पर ही आइए तो P2O3 होता है फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड और P2O5 होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्ग 15 के जो तत्व हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ट्राई ऑक्साइड और पेंटा ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। तो ये आप गुण समझ लिए होंगे। आपको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता। तो वर्ग 15 के तत्व हैलोजन को हम X द्वारा सूचित करेंगे और आपको याद होगा कि हैलोजन किसे बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन बोलते हैं। तो वर्ग 15 के तत्व हैलोजन से अभिक्रिया करके EX3 EX5 टाइप का यौगिक बनाते हैं, यानी कि ट्राई हैलाइड बनाते हैं और पेंटा हैलाइड। वर्ग 15 के तत्व जो हैं हैलोजन से रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ याद नोट में रखना है, मैंने पहले भी बता दिया है कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, ये पेंटा हैलाइड नहीं बना पाता। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है केवल क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन में खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता, खाली रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देखें तो 1s2 2s2 2p3 चित्र अगर हम बनाएंगे तो 1s का ये चित्र हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। फिर ये 2s का चित्र हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में आप पढ़े होंगे 3 गो ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। अब बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसमें और 3 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इसीलिए नाइट्रोजन केवल 3 ही हैलोजन को जोड़ सकता है, 3 ही हैलोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये EX3 टाइप का यानी ट्राई हैलाइड ही बना सकता है।
पेंटा हैलाइड ये नहीं बना सकता क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। जबकि अन्य तत्वों को लिखिएगा, जैसे आप फास्फोरस को ही देख लीजिए, फास्फोरस को हम लोग देख लेते हैं। फास्फोरस को जैसे हम देखते हैं तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 नहीं होगा, 2p6 होगा, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद 3s2 3p3, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 नंबर सेल का एगो सब सेल, 2 नंबर के 2 सब सेल, 3 नंबर का 3 सब सेल, तो 3 सब सेल में 3s तो हो गया, 3p हो गया, और एक 3d भी है। भले उसमें इलेक्ट्रॉन को मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3d 0 लिख देंगे, यानी कि रिक्त d ऑर्बिटल है। तो देखिए, जब इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो क्या बनेगा, ट्राई हैलाइड बन जाएगा। और अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, अच्छा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा तो क्या बनेगा, पेंटा हैलाइड। तो इसमें खाली d ऑर्बिटल है, तो ये 5 हैलोजन से भी संयोग कर सकता है, 3 हैलोजन से भी संयोग कर सकता है। बाकी जो नाइट्रोजन है उसमें खाली d ऑर्बिटल है नहीं, इस वजह से रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से वह केवल ट्राई हैलाइड ही बनाता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए बताया गया वर्ग 15 में नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता, d ऑर्बिटल अनुपस्थित रहता है इसी वजह से, ठीक है, ट्राई हैलाइड बनाता है। आखिर है धातु के साथ रिएक्शन, धातु को हमने m मान लिया, ठीक है, मेटल, तो वर्ग 15 के तत्व जो है धातु से रिएक्शन करके M3E2 टाइप का यौगिक बनाते हैं, M3E2 टाइप का यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम धातु है और नाइट्रोजन है, इन दोनों का रिएक्शन कराइएगा तो Ca3N2 बनेगा, ठीक है। कोई भी धातु के साथ जो ये वर्ग 15 के तत्व हैं वो रिएक्शन करके M3E2 टाइप के यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया। समझिए कि वर्ग 15 के आधे, वर्ग 15 में जितना हमें पढ़ना था उसका आधा से अधिक पढ़ाई हो गया। बस हमें देखना है कि अमोनिया गैस कैसे बनाते हैं और उसके कुछ गुणों को देख लेना है, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है ये देख लेना है, उसके बाद वर्ग 16 शुरू होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसको अच्छा से आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, याद रखना है क्योंकि उसी पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई भी बहुत जटिल बात इसमें बताई नहीं गई है, सिंपल सा थ्योरी है, याद रख लेना। ओके, थैंक यू।